नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी गद्यविधा का प्रारंभ करने जा रहा हूं और आज हम इस क्लास में पंचलाइट कहानी बताने जा रहा हूं। फर्स्ट में है परमेश्वर नाथ रेणु का जन्म कब होता है। इन्हीं के द्वारा यह पंचलाइट कहानी लिखी जाती है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को होती है। यह बात आपको भूलनी नहीं है क्योंकि बहुत बार यहाँ से पूछ देगा इनका जन्म। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार में अररिया जिला पड़ता है और पूर्णिया ठीक है के पास अरहोरी हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अररिया और फारबिसगंज में हुई थी और उन्होंने कोरैला परिवार के साथ रहते हुए नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आईएएस पास करने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उन्होंने हिंदी लेखन की आंचलिक कथा की शुरुआत की। उनके समकालीन कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, जिसे अज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, उनका घनिष्ठ मित्रता थी। लेखक पर एक जीवनी भी नाम से प्रकाशित हुआ है। परमेश्वर नाथ रेणु, उनकी नज़र उनका शहर, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। उनकी जीवनी है परमेश्वर नाथ रेणु का, उनकी नज़र और उनके शहर। परमेश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता हैं, ठीक है, जो कि मेला आंचल इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है और बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और वे हर चीज़ को इसमें समावेश किए हैं। इस बात को आपको भूलनी नहीं है। लेखक कौन है पंचलाइट के? तो परमेश्वर नाथ रेणु जी हैं। देखिए, यह कहानी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पंचलाइट क्यों नाम पड़ा, इस बात को आपको बेफिक्र होकर के सुनना है, ध्यान रखना है। कहानी, ठीक है, कहानी गद्यविधा का प्रारंभ जो होती है वह आधुनिक युग में ही प्रारंभ होती है। यह उस पश्चात काव्य शास्त्रियों के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि कहानी जो होती है वह भारत तेंदु युग से ही मानी जाती है। और उपन्यास हो, अनेक गद्यविधा का शुरुआत जो होती है भारत तेंदु युग से ही मानी जाती है। इसलिए इस पर ज़्यादा हम बल न दे करके आपको हम पंचलाइट कहानी का पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे, ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से छूट न सके। पंचलाइट क्या होता है यह तो आपने देखा होगा आज से 20-30 साल पहले, ठीक है। हर घर में नीचे मिट्टी के तेल अर्थात किरासन तेल क्या रहता था, डाला जाता था और इधर से प्रेशर दिया जाता था और ये नीचे ऊपर कम करने का एक एथी है। और यह जो अंदर में है, ठीक है, लैंप बोल सकते हैं या बल्ब बोल सकते हैं अभी के डेट में, तो यह जलता था। लेकिन इसे जरा सा टच कर देने के बाद, जलने के बाद क्या हो जाता था, यह फूट जाती थी, ठीक है, बिखर जाती थी। इसलिए इसे बचा करके रखना अनिवार्य होता था। यार यह ज़्यादा कीमत में नहीं आती थी, 2 या 1 रुपये में आ जाती थी। इस तरह से इसी लाइट को जलाने के क्रम को पंचलाइट नाम दिया जाता है। और एक लड़के के द्वारा जो आवारागिरी करता है, ठीक है, उसी के द्वारा यह लाइट जलाई जाती है। लाइट जलाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, लेखक दिखाना चाह रहे हैं कि गांव के हाव भाव किस तरह से होते हैं, गांव के स्वभाव कैसी होती है, वहाँ की दशा और दुर्दशा को बताने की कोशिश की है। ग्रामीण जीवन पर आधारित यह कहानी लिखी गई है, ठीक है। किस तरह के लोग होते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं एक छोटी सी दीपक जलाने से। तो यह जो पंचलाइट है एक बिजली के समान होती है। आज बिजली शहर में आ जाती है, खुश होते हैं। उस ज़माने में पंचलाइट गांव में लेकर के गए थे, तो उसी तरह वहाँ के लोग खुशियाँ मनाते थे। और एक ही नहीं, मिठाइयाँ भी बांटे थे, नारियल भी फोड़ा करते थे, पूजा पाठ सभी तरह से, जैसे लग रहा था कितने बड़ा पुल का उद्घाटन होने वाली है। चलिए आज हम बात करते हैं पंचलाइट को। पिछले 15 दिनों में दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों में पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें, हर एक जाति के अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम,
सतरंजी और पेट्रोमैक्स जैसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स को ही पंच लाइट नाम दिया गया है। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं उसे पूजा सामग्री खरीद ली जाएगी। नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज पुनिया नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव के लोटे, सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह गांव के बाहर में ब्राह्मण टोले के फुटगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? देखते नहीं पंच लाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की ढेबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे पंच लाइट को लालटेन कहेंगे। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़ करके दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है। यह देखिए कितना खुशी मना रहे हैं। इसीलिए फणमेश्वर नाथ रेणु यह ग्रामीण जीवन के उस संदर्भ को दिखाने की कोशिश की है जो वहाँ पे घटना घटी है। छड़ीदार अग्नू महतो कौन था, ध्यान रखेंगे। कभी भी टीजीटी पीजीटी में पूछेगा कि छड़ीदार कौन था, तो अग्नू महतो रह करके लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, जरा दूर से छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ की पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लाओ। टोले की कीर्तन मंडली मूलगेन ने अपने भक्तिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में बेड़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम बेकार। औरतों की मंडली में गुलरी काकी, नाम था गुलरी काकी, जो गुसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चे ने उत्साह से मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंच लाइट अर्थात सबको निगाहें पंच लाइट पर थी कि आखिर ये जलेगा तो कितना रोशनी देगा। पंच लाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, हम बहुत पंच लाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, आप सरदार होकर खुद पंच लाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में ही आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंच लाइट का बक्सा दुकान का नौकर नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकान साहब, बिना बक्सा पंच लाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखें के आगे धूल खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंच लाइट, लेकिन इन मौके पर लग गया। लेकिन मतलब उसमें कुछ कारण लग गया था पंच लाइट में। ठीक है। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया गया। सवाल पैदा हुआ, पंच लाइट को जलाएगा कौन? देख ले यहाँ से, यह बात पहले किसी को दिमाग में नहीं आई थी। पंच लाइट खरीदने से पहले किसी ने सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं। पंच लाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई रे, गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंच लाइट बालने वाला
नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट उसके जलाने वाला जानकर है, लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके सुबह लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी को मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कुट करेंगे। तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोग से मत कहिए। चारों उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बोलता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। देखिए, ये कहावत नहीं है, ये व्यंग है, ठीक है। अर्थात एक टोले के दूसरे टोले में गांव में जलन करते हैं कि विकास देखना नहीं चाहते। यही फरनेश्वर नाथ रेणु जी इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, तंज कसते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया। क्योंकि पंचलाइट, देखिए इसमें क्या है कि नए आधुनिक युग का यह पंचलाइट खरीद गई थी पेट्रोमैक्स से, ठीक है। इसमें अनेक विधियां से जलाई जाती थी। और अभी के डेट में कोई भी शिक्षक जो हैं स्कूल में पुराने, जो कलम के अलावा कुछ देखे ही नहीं हैं, उनके सामने कंप्यूटर रख दी जाएगी तो चलाएंगे कैसे, उस पर सलूशन कैसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही समस्या पैदा हुई थी। तब कहीं जाकर के एक लड़के के द्वारा यह जलाई जाती है। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह की बनिया, ठीक है, भारी बतंगड़ आदमी है। क्या है? बतंगड़ आदमी। कह रहा था पंचलाइट पप्पू जरा होशियार से देना। गुलरी काफी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार बात आकर के मन में लौट जाती है और वह कैसे बोले, ठीक है। गुलरी काकी एक नाम होता है, इसी का एक बेटा होता है। बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार कह करके वह कैसे बोले, वह जानती है कि गोधन, ठीक है, एक लड़का रहता है, नाम उसका रहता है गोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट बोलना जानता है, लेकिन गोधन हुक्का पानी पंचायत से बंद कर दिया था। यहाँ जलाना होगा दोस्तों, ठीक है, जलाना होगा। जलाना जानता है, लेकिन हुक्का पानी ने उसे बंद कर दिया था। मुंडरी की माँ, ठीक है, मुंडरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, ठीक है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, उसको दंड दे दिया था। दूसरे गांव से आकर बसा गोधन था, दूसरे जगह से आया हुआ था व्यक्ति था गोधन। अब टोले के पंचों में पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है लेखक का कि गोधन पर जब दंड दिया गया गोधन को, तो वो आकर के झुकता पंचों के सामने, और पान सुपारी के लिए कुछ खर्चा होता है जो गांव का नियम होता है, खाना खिलाना वगैरह खुशी से, ताकि उसकी दंड को क्षमा कर दी जाती, ठीक है। लेकिन गोधन जो था से पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया, परवाह तक नहीं किया। बस पंचों का मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना लगा दिया, न देने से हुक्का पानी भी बंद कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उसे गांव से बाहर कर दिया। उसे कैसे कहा जाए, मुंडरी उसका नाम कैसे ले। उधर जाति का पानी उतर रहा था। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। मुंडरी कौन रहती है? जिस पर वो लयती करता है, जिसके से प्रेम करता है, आंख मारता है। कनेली चिंगो चिंद, ठीक है, चिन्ह। कनेली मुस्कुराकर रहेगी। गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है, ठीक है, यहाँ जलाना होगा। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर, पंचों में एकदम
एक मत होकर के हुक्का पानी बंद किया। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बांदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार आपस आकर बोला, गोधन आने की राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों को क्या प्रतीत कि कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, रोनी सूरत मतलब रोते हुए मतलब जैसा सूरत, ठीक है, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल गांव के मुंह दिखाने की मुश्किल हो जाएगा। गुलारी काकी, ठीक है, गुलारी काकी, जरा मैं देखूं। काहे कि गुलारी काकी उठकर गोधन, ठीक है, झोपड़े की ओर गई, गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूछा कि सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगेन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगी? लो मजा। अब दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान की पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते ये लोग उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था। बिना स्पिरिट के पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंडरी दौड़कर गई। एक मालसी गारी का तेल ले आए। मालसी मतलब जिसमें तेल रहता है, एक बर्तन होता है मालसी, ठीक है। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा, अर्थात प्रेशर मारने लगा। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह में फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी के जय ध्वनि की साथ कीर्तन शुरू कर दिया, ठीक है, यह भूलेंगे नहीं। पंचलाइट की रोशनी के सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। मुंडरी कौन था? उसकी प्रेमी था। आंखें चार हुई और आंखें में आंख बाते हुए कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति का इज्जत रख दी, तुम्हारा 7 खून माफ। गाओ, सलीम का गाना गाओ। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना। गोधन ने फिर एक मुंडरी की ओर देखा, ठीक है। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक गुलरी काकी होता है और मुंडरी उसकी प्रेमिका होती है। दोनों के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मुंडरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो पंचलाइट की प्रकाश में बड़े पौधे का पत्ता पत्ता पुलंकित हो रहा था। इस तरह से देखिए, ये पंचलाइट है। यह ग्रामीण जीवन के उन व्यवस्थाओं के, उन चीज़ों की दिखाने की कोशिश की गई जो वास्तव में घटना घटी थी। फनेश्वर नाथ रेणु ने अपने कलम के माध्यम से हम सभी पाठकों को बताने की कोशिश की है कि प्राचीन आधुनिक युग में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं भी था, तो लोग किस तरह से खुशियाँ मनाते थे छोटे छोटे चीज़ों में। इसलिए आप सभी लोग, आवश्यकता अनंत है, हमेशा दुखी नहीं रहें। थोड़े से चीज़ों में कुछ भी खाइए, लेकिन खुशी से और झूम उठिए, खुशी से रहिए, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।